बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में केवल कुछ ही चुने हुए लोग ओलंपस की चोटी तक पहुंचते हैं और उनमें से एक, जिसकी तीव्रता 1000 सूर्यों के बराबर थी, था रोनी कोलमैन, राजा। उसने लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता, एक ऐसा कारनामा जिसे आज तक कोई और नहीं दोहरा सका। लेकिन उसकी महिमा की राह त्याग, दर्द और अपने ही खिलाफ एक टाइटैनिक संघर्ष से भरी हुई थी। आज हम रोनी कोलमैन की उस कथा को सुलझाएंगे, उसके साधारण शुरुआती दिनों से लेकर उसकी तेज तर्रार उन्नति और विवादास्पद पतन तक, पुलिस वाले से ग्लैडिएटर तक। रोनी कोलमैन का जन्म लुइसियाना के छोटे से शहर मोनरो में हुआ था, जिसकी आबादी मात्र 50,000 थी। मोनरो में अमेरिकी फुटबॉल एक धर्म था और 1.88 मीटर लंबे अपने विशाल शरीर के साथ रोनी स्वाभाविक खिलाड़ी था। वह मोनरो हाई स्कूल की टीम का सितारा था और कई लोग भविष्यवाणी करते थे कि वह NFL में चमकेगा। मैदान पर उसका कौशल साफ दिखाई देता था। वह तेज था, मजबूत था और खेल को समझने की गजब की क्षमता रखता था। उसके साथी खिलाड़ी उसके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। लेकिन हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में एक पीठ की चोट ने उसके NFL के सपने को तोड़ दिया। एक मैच के दौरान बुरी गिरावट ने उसे स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर कर दिया। ये चोट विनाशकारी थी। उसका प्रोफेशनल फुटबॉल का सपना पल भर में बिखर गया। वह खोया हुआ, निराश और दिशाहीन था। फिर भी रोनी कोलमैन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जिम में शरण ली और वहीं पसीने और वजनों के बीच उसने अपनी असली जुनून खोजी, बॉडी बिल्डिंग। प्रशिक्षण की आग रोनी कोलमैन साधारण बॉडी बिल्डर नहीं था। वह केवल वजन नहीं उठाता था, बल्कि उन्हें एक ऐसी फ्यूरी और तीव्रता के साथ उठाता था जिसकी बराबरी कम ही लोग कर सकते थे। उसके वर्कआउट इतने कठिन थे कि उन्हें मेंटल ट्रेनिंग कहा जाने लगा। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करता। पहले 30 मिनट कार्डियो, फिर 2 घंटे वेट ट्रेनिंग। वह हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता और 12 तक की रेप्स भारी से भारी वजनों के साथ करता। उसका मंत्र था लाइट वेट बेबी, जिसे वह लगातार दोहराता। यह उसकी फलसफी थी। कभी हार मत मानो, हमेशा एक कदम आगे बढ़ो और संभव की सीमाओं को धकेलो। एक दिन स्क्वाट के दौरान उसने 362 किलो उठाने की कोशिश की। पहली रेप पर असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और दूसरी बार में सफल हुआ। दर्द असहनीय था, लेकिन रोनी ने रुकना स्वीकार नहीं किया। ओलंपिया की विजय 1998 का मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता साल की सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक थी। उस समय रोनी नया था, लेकिन उसका विशाल शरीर और सालों की मेहनत ने उसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। शुरुआत से ही उसने प्रतियोगिता पर दबदबा बना लिया। उसकी पोजिंग बेदाग थी, शरीर पूर्ण और रवैया अडिग। उसने डोरियन येट्स और फ्लेक्स व्हीलर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 1998 से 2005 तक लगातार 8 खिताब जीतकर उसने इतिहास रच दिया। उसकी तुलना अक्सर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के स्वर्णिम दिनों से की गई। उसकी 360 किलो की स्क्वाट ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। त्याग और परिणाम मिस्टर ओलंपिया के रूप में उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। एक ओर उसे शोहरत, सफलता और दुनिया भर की प्रशंसा मिली, दूसरी ओर शिखर पर टिके रहने का दबाव भारी था। वह रुकता नहीं था, चाहे चोटें ही क्यों न मिलने लगीं। 2006 में उसे हर्निया की सर्जरी करानी पड़ी। दर्द के बावजूद उसने ट्रेनिंग जारी रखी। 2007 के मिस्टर ओलंपिया में उसने हिस्सा लिया, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। राजा का पतन 2007 की प्रतियोगिता मीठी और कड़वी दोनों थी। एक ओर यह उसका विदाई मंच था, दूसरी ओर उसने सिंहासन जे कटलर को सौंप दिया। फिर भी उसका विरासत अमर है। उसकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और जुनून की है, जो आज भी हजारों लोगों को प्रेरित करती है। स्वास्थ्य और भविष्य सालों के अत्यधिक प्रशिक्षण ने उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा। कई सर्जरी करनी पड़ी, दोनों हिप्स की रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी की फ्यूजन और पीठ में 6 टाइटेनियम स्क्रू। 11 घंटे चली एक सर्जरी के बाद भी उसका हौसला टूटा नहीं। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। विरासत हर ऑपरेशन के बाद लंबा पुनर्वास करना पड़ता है, लेकिन उसका जुनून जिम में लौटने और फिट रहने का कभी नहीं बुझा। मसल्स में मेमोरी होती है, वह आत्मविश्वास से कहता है। आज सेवानिवृत्ति के बाद भी यह दिग्गज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है।
दुनिया भर में सेमिनार देने के अलावा 2010 से रोनी कोलमैन ने अपने नाम से सप्लीमेंट्स की अपनी खुद की ब्रांड रॉनी कोलमैन सिग्नेचर सीरीज लॉन्च की। शारीरिक चोटों और परिणामों के बावजूद उसे अपने सफर पर कोई पछतावा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह सब कुछ फिर से शुरू से करेगा, तो उसका जवाब था, बिना हिचकिचाए, यह सब इसके लायक था, लेकिन मैं चीजें अलग तरह से करता। मैं अपने प्रशिक्षण को और भी कठोर बनाता और 360 किलो के साथ 4 स्क्वाट रेप्स पूरे करता। उसकी कहानी यह दिखाती है कि लड़ाई मंच से उतरने के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती में जारी रहती है। रोनी कोलमैन सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह संघर्ष, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, महानता के लिए बलिदान जरूरी है, और जो काम हम करते हैं उसके प्रति जुनून ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक इंटरव्यू में रोनी कोलमैन ने कहा था, जिंदगी में आप चाहे कुछ भी करो, अगर उसे जुनून के साथ नहीं करते तो उसे करना बेकार है। ये शब्द कोलमैन की जीवन दर्शन का सार है, एक ऐसी सोच जिसने हजारों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रोनी कोलमैन की कहानी एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है, जीत, बलिदान, दर्द और मुक्ति की दास्तान। यह हमें याद दिलाती है कि शिखर तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं उनके लिए पुरस्कार अनंत है। रोनी कोलमैन केवल एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वह एक दंतकथा है। उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि वे अपने सपनों का पीछा जुनून, दृढ़ संकल्प और बलिदान के साथ करें। अगली बार तक दोस्तों, और याद रखो, ये सोचो कि कोई आदमी इतना विशाल और शक्तिशाली हो कि आज के समय में भी गोरिल्ले उसके सामने छोटे दिखाई दें। हम तुम्हें बताते हैं ग्रेग कोवैक्स की अविश्वसनीय कहानी, उस बॉडी बिल्डर की जिसने इंसानी आकार और ताकत की हर सीमा को चुनौती दी। देखो, महान बॉडी बिल्डर जे कटलर, जिन्हें द जेंटल जायंट भी कहा जाता है, के बगल में खड़े होकर भी वह कितना विशाल दिखाई देता है। वह एक कनाडाई बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने अपनी असाधारण काया और ताकत से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। यह है ग्रेग कोवैक्स की कहानी, इतिहास के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर की। ग्रेगरी मार्क कोवैक्स का जन्म 16 दिसंबर 1968 को नियाग्रा फॉल्स, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। बचपन से ही ग्रेग को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि थी। शुरुआत में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया, लेकिन एक चोट ने उन्हें जिम की ओर मोड़ दिया। यहीं से उनकी बॉडी बिल्डिंग की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने 17 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू किया और बहुत जल्दी समझ गए कि उन्हें मांसपेशियां विकसित करने की प्राकृतिक प्रतिभा है। शुरुआती वर्षों में ही उनका शरीर अद्भुत गति से बदलने लगा और ग्रेग ने महसूस किया कि उनकी जेनेटिक्स उन्हें असाधारण मांसपेशियों के लिए बनाया गया है। इस खोज ने उन्हें अन्य खेलों से दूर कर पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग पर केंद्रित कर दिया। वर्षों तक उन्होंने अथक मेहनत की। 30 साल की उम्र तक ग्रेग कोवैक्स इतिहास के सबसे विशाल बॉडी बिल्डरों में से एक बन चुके थे, 1.90, 3 मीटर लंबे और 180 किलो से भी अधिक वजन के। उस समय उनकी ताकत और आकार सचमुच प्रकृति की शक्ति के समान थे। उनकी छाती लगभग 178 सेमी चौड़ी और जांघें 89 सेमी मोटी थीं। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में वे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की प्रमुख हस्ती बन गए। 1996 में उन्होंने कनाडाई नेशनल चैंपियनशिप जीतकर प्रो कार्ड हासिल किया। उनकी हैरतअंगेज काया और मंच पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें जेंटल जायंट का उपनाम दिलाया। भले ही उन्होंने मिस्टर ओलंपिया या अर्नोल्ड क्लासिक जैसी सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं नहीं जीती, लेकिन उनकी उपस्थिति ही दर्शकों के लिए आश्चर्य और प्रशंसा का कारण थी। ग्रेग कोवैक्स की सबसे अनोखी बात उनकी कच्ची ताकत,
रॉ स्ट्रेंथ थी। अपने चरम पर वे ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते थे जिन्हें बहुत कम लोग दोहरा सकते थे। 700 पाउंड 317 किलो, बेंच प्रेस 2 बार 500 पाउंड 227 किलो, मिलिट्री प्रेस 500 पाउंड बारबेल रो और 2000 पाउंड 907 किलो। लेग प्रेस इन संख्याओं ने उन्हें न केवल उस दौर के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डरों में शुमार किया, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली एथलीटों की श्रेणी में भी ला खड़ा किया। अपनी काया बनाए रखने के लिए उनका ट्रेनिंग और डाइट प्लान बेहद कठोर था। ऑन ऑफ सीजन में वे प्रतिदिन लगभग 10,000 कैलोरी खाते थे, जबकि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान इसे घटाकर 5,500 कैलोरी कर देते थे। वे दिन में कई छोटे छोटे भोजन लेते, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट का संतुलन होता। अपने डरावने आकार के बावजूद ग्रेग का स्वभाव बेहद मिलनसार और मददगार था। उन्होंने कई युवा बॉडी बिल्डरों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन किया, सेमिनारों में अपना अनुभव साझा किया और यहां तक कि उन्होंने अपनी सप्लीमेंट लाइन भी शुरू की। हालांकि वर्षों की कठोर ट्रेनिंग और अत्यधिक शारीरिक दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। 2005 में उन्होंने प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं से संन्यास ले लिया और कोचिंग तथा बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए वे अब भी पदार्थों का उपयोग करते रहे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर और बोझ बढ़ा। आखिरकार ग्रेग कोवैक्स को हृदय संबंधी समस्याएं होने लगीं और 22 नवंबर 2013 को 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता, हार्ट फेलियर से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने बॉडी बिल्डिंग समुदाय को झकझोर दिया। फिर भी ग्रेग कोवैक्स का विरासत जिंदा है। वे सिर्फ अपने आकार और ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि बॉडी बिल्डिंग के प्रति अपने जुनून और समर्पण के लिए भी याद किए जाते हैं। उनकी कहानी इस बात की गवाही है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से इंसान ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है जो नामुमकिन सा लगता है। ग्रेग कोवैक्स हमेशा उस जेंटल जायंट के रूप में याद किए जाएंगे जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ग्रेग कोवैक्स की कहानी केवल एक बॉडी बिल्डर की जीवनी नहीं है, बल्कि यह इंसानी इच्छा शक्ति, जुनून और सीमाओं को तोड़ने की अदम्य लालसा की गवाही है। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि अगर इंसान पूरे दिल से किसी लक्ष्य को अपनाए तो वह अपने शरीर और अपनी ताकत को उस स्तर तक पहुंचा सकता है जो पहले असंभव लगता था। उनका आकार और उनकी शक्ति एक मिथक जैसी लगती थी। 1.93 मीटर लंबा, 180 किलो से अधिक वजन, 178 सेंटीमीटर की छाती और 84 सेंटीमीटर की जांघें। यह सब केवल मांस और हड्डियों का खेल नहीं था, बल्कि यह उनके अनगिनत घंटों की कठिन मेहनत, त्याग और उस अनुशासन का परिणाम था जिसे उन्होंने जीवन का केंद्र बना लिया था। ग्रेग कोवैक्स का सफर हमें यह भी सिखाता है कि महानता की राह आसान नहीं होती। चोटें, आलोचनाएं, असफलताएं और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां लगातार उनके रास्ते में आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी तक अपनी पहचान और अपने शरीर को बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने प्रतियोगिता मंच पर भले ही मिस्टर ओलंपिया जैसी उपाधि न जीती हो, लेकिन उनके विशाल व्यक्तित्व ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी उपस्थिति मात्र ही दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए विस्मय का कारण थी। सबसे अहम बात यह थी कि अपनी ताकत और डरावनी काया के बावजूद वे दिल से एक सहृदय और मददगार इंसान थे। वे नौजवान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते, उन्हें प्रेरित करते और अपना अनुभव बांटते। वे सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक गुरु, साथी और प्रेरक शक्ति भी थे। हालांकि उनकी जिंदगी का अंत दुखद था, 44 वर्ष की आयु में हृदय विफलता के कारण, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि हर उपलब्धि की एक कीमत होती है, और साथ ही यह भी कि जुनून और समर्पण से इंसान अपने लिए एक ऐसी पहचान बना सकता है जो मृत्यु के बाद भी हमेशा याद रखी जाए। आज ग्रेग कोवैक्स को याद करते हुए हम उन्हें केवल उनकी काया और ताकत से नहीं, बल्कि उनके जुनून, संघर्ष और इंसानियत से भी पहचानते हैं। वे हमेशा जेंटल जायंट के नाम से अमर रहेंगे, वह दानव जिसकी शक्ति ने दुनिया को चौंकाया और जिसका दिल हमेशा नरम और उदार रहा। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का साहस रखता है। ग्रेग कोवैक्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर जुनून और हिम्मत है तो कोई भी सीमा, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़े हो और अचानक सब कुछ अंधकारमय हो जाए? यही बिल्कुल हुआ पॉल डिलेट के साथ, अब तक के सबसे प्रभावशाली बॉडी बिल्डरों में से एक के साथ। एक प्रतियोगिता के बीच में उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे गया और 1 मिनट तक पॉल क्लिनिकली मृत था। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसने कैसे जीवित बचा और उसे इस भयावह पल तक क्या ले गया? हमारे साथ रहो ताकि इस चौंकाने वाली कहानी को जान सको। पॉल डिलेट का जन्म 12 अप्रैल 1965 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। कम उम्र से ही उसने खेलों की ओर रुचि दिखाई और अमेरिकी फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी असली जुनून, बॉडी बिल्डिंग को खोज लिया। अपने विशालकाय शरीर और असाधारण अनुवांशिकी के कारण उसने जल्दी ही फिटनेस जगत का ध्यान आकर्षित किया। 1991 में
उसने नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप में पेशेवर पदार्पण किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर तुरंत सुर्खियों में आ गया। 90 के दशक में पॉल मंच पर सबसे पहचानी जाने वाली और डरावनी शख्सियतों में से एक बन गया। उसकी ऊंचाई 1.85 मीटर और वजन लगभग 140 किलो शुद्ध मांसपेशी थी। उसकी भव्य काया और डराने वाले रूप के कारण उसे फ्रैंकस्टीन का उपनाम दिया गया। मंच पर उसकी उपस्थिति बेजोड़ थी और उसकी मांसपेशी विकसित करने की क्षमता अद्भुत थी। पॉल डिलेट जल्द ही कई बड़ी प्रतियोगिताओं में एक खतरनाक प्रतिद्वंदी साबित हुआ। आकार, समरूपता और मांसपेशियों की परिभाषा का उसका अनोखा संयोजन उसे मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक जैसी प्रतियोगिताओं में अलग पहचान दिलाता था। 1993 में उसने मिस्टर ओलंपिया में प्रभावशाली छठा स्थान हासिल किया। यह उसके करियर की बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, लेकिन जल्द ही वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे क्षण का सामना करने वाला था। 1994 में प्रतिष्ठित आर्नोल्ड क्लासिक प्रतियोगिता के दौरान अपनी पोजिंग रूटीन में पॉल अचानक असहज दिखने लगा। उसकी मूर्तिकला जैसी काया स्थिर हो गई। दर्शक और जज हैरान रह गए जब पॉल मंच पर ढह गया। पैरामेडिक्स दौड़कर आए और एक पल में उसे क्लिनिकली मृत घोषित किया गया। उसका दिल एक पूरे मिनट तक धड़कना बंद हो गया। मंच की रोशनी और दर्शकों की चीखें थम गईं। उस दौरान पॉल ने एक गहरी अनुभूति का अनुभव किया। उसने अपने छोटे कुत्ते को एक खुले नीले स्थान में देखा। चमत्कारिक रूप से वह जीवन में लौट आया, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए उसके मन और उन सभी गवाहों की स्मृति में अंकित हो गया। इस ढहने का कारण था अत्यधिक निर्जलीकरण, जो डायूरेटिक और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से और भी गंभीर हो गया। बाद की एक इंटरव्यू में पॉल ने बताया कि उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेला ताकि वसा प्रतिशत न्यूनतम हो और हर मांसपेशी परिभाषित हो। प्रतियोगिता से पहले बॉडी बिल्डर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन पॉल ने अपने शरीर को टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया था। आवश्यक तरल पदार्थों से वंचित उसका तंत्र काम करना बंद कर गया। डायूरेटिक दवाएं शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने में मदद करती हैं और अक्सर बॉडी बिल्डरों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मांसपेशियां सूखी और परिभाषित दिखें, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय समस्याएं हो सकती हैं। पॉल के मामले में इनका अत्यधिक प्रयोग उसके ढहने का प्रमुख कारण बना। साथ ही उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का भी उपयोग किया था, जो मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, लीवर को नुकसान और हृदय संबंधी रोग जैसे गंभीर दुष्प्रभाव लाते हैं। डायूरेटिक और स्टेरॉयड के संयोजन ने उसकी सेहत को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया। फिर भी इस भयावह घटना के बाद भी पॉल डिलेट हार नहीं मान सका। आर्नोल्ड क्लासिक में उसका ढहना दूसरों के लिए चेतावनी था कि शरीर को अत्यधिक सीमा तक धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह उसकी अद्भुत सहन शक्ति और दृढ़ निश्चय का भी सबूत था। उसने प्रतिस्पर्धा जारी रखी और बॉडी बिल्डिंग जगत में प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहा। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और खिताब जीते, हालांकि कठिनाइयां भी रहीं। 1999 में ग्रैंड प्रिक्स इंग्लैंड के दौरान उसे एक और, यद्यपि कम गंभीर, ढहने का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उसे अपनी सेहत और भलाई पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। पॉल मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दोनों में नियमित प्रतियोगी रहा, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। भले ही उसने मिस्टर ओलंपिया कभी नहीं जीता, उसकी उपस्थिति हमेशा उल्लेखनीय रही। उसकी अन्य उपलब्धियों में 1996 का आर्नोल्ड क्लासिक में दूसरा स्थान और उसी वर्ष आयरन मैन प्रो इन्विटेशनल में चौथा स्थान शामिल है। पेशेवर प्रतियोगिता से संन्यास लेने के बाद पॉल डिलेट ने 2007 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की स्थापना की, जो आज फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। इसके माध्यम से उसने एक अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसमें स्वास्थ्य और भलाई को बाहरी रूप से अधिक महत्व दिया गया। पॉल डिलेट ने कई उभरते बॉडी बिल्डरों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण किया। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित सोच ने आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के तैयारी के तरीके को प्रभावित किया। उन्होंने कई सेमिनारों का आयोजन कर अपना अनुभव और ज्ञान साझा किया। पॉल डिलेट उस अनुभव से बच निकला जिसने कई औरों के करियर और जीवन को समाप्त कर दिया होता। उसकी कहानी मानव शरीर की सीमाओं और अद्भुत इच्छा शक्ति पर एक शक्तिशाली सबक है। क्या तुम और ऐसी कहानियां जानना चाहोगे जहां बॉडी बिल्डरों ने सीमाओं को चुनौती दी? यहां एक और कहानी है जो तुम्हें रुचिकर लगेगी। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।